हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे फिर से लेसन नंबर 6 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। लेसन नंबर 6 की इंट्रोडक्शनल वीडियो यानी कि लेसन नंबर 6 में पढ़ना क्या होगा वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। एक बात हमेशा ध्यान रखा करो, कोई सोचता ये होगा कि भैया आप इंट्रोडक्शनल वीडियो बनाते क्यों साइलेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वीडियो के अंदर ना हमारा पूरा चैप्टर कवर हो चुका होता है। मतलब एक तरह से वो समरी की फॉर्म होती है पूरे चैप्टर की। तो अगर जिन बच्चों ने ना पूरी वीडियोस ना भी देखी हो, अगर वो हर चैप्टर की पहले वाली वीडियो देख लेता ना तब भी समझ जाएगा उस पूरे चैप्टर में है क्या क्या, ताकि एग्जाम में उसे बना के लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर खासकर वो अगर इंटेलिजेंट बच्चा है तो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैं वहां पे सारे पॉइंट्स कवर कर लेता हूं। वो अलग बात है, वो डीपली कवर नहीं होते, मेन पॉइंट कवर हो जाते हैं। तो इसलिए हर एक चैप्टर की इंट्रोडक्शनल वीडियो जरूर देखा करो। ठीक है, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है मेजर्स टेकन बाय इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस टू एंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि हम जो है वो ब्रिटिशर्स के गुलामी से आजाद हो गए थे, तब इन्होंने कौन कौन से डिसीजंस लिए, कौन कौन सी पॉलिसीज लगाई, कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए है ना, जिसके जरिए हमने अपने ग्रोथ को यहाँ पे अच्छे तरीके से अचीव किया, वो खासकर इंक्लूसिव ग्रोथ। कईयों को इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब नहीं पता, बता देता हूँ। ग्रोथ का मतलब मैं डिफाइन कर चुका हूँ। ग्रोथ का मतलब सब पर्सन के लिए अलग अलग होता है, और जब भी हम अपने आप को पिछले लेवल से एक लेवल उठाने की कोशिश करते हैं उसको हम ग्रोथ ही बोलते हैं, है ना। चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल लेवल पे हो, ठीक है, चाहे मार्केट लेवल पे हो, चाहे इकोनॉमी लेवल पे हो, हर तरीके से जब हम अपने आप को पहले से बेहतर पाते हैं तो उसे ग्रोथ बोलते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यहाँ पे एक तरह से मान सकते हो सबका ग्रोथ, जिसमें हर एक पर्सन हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी रीजन के, बिना किसी कास्ट के, बिना किसी जेंडर के, हर एक फॉर्म में, इक्वालिटी की फॉर्म में जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं इकोनॉमी के। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे कौन कौन से मेजर्स लिए वो डिस्कस करते हैं, है ना। तो वो देखते हैं कौन कौन से मेजर्स हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट क्या आता है, कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ 11th 5 ईयर प्लान। मेरे हिसाब से जो टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड था 2007 से लेके 2012 तक, है ना, 11th 5 ईयर प्लान का। इसके बाद जो है हमारा 12th 5 ईयर प्लान लग गया, जो कि हमारा आखिरी प्लान था, वो था 2012 से लेके नीचे रहता ना, कहां पे 12th 5 ईयर प्लान इंक्लूसिव 12th 5 ईयर प्लान। ये हमारा 2012 से लेके 2017 था, क्योंकि 17 पे जो है ना 2017 के बाद 5 ईयर प्लान को खत्म कर दिया गया। यहाँ पे आ गया था नीति आयोग, है ना, बीजेपी यहाँ पे नीति आयोग को ले आई थी। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान जो है यहाँ पे खत्म हो चुका था। तो ये हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब समझते हैं कैसे कौन कौन से कंपोनेंट्स थे जिस पे फोकस किया गया 11th 5 ईयर प्लान के अंदर, यानी कि वो टाइम पीरियड है जो 2007 से लेकर 2012 का था, इन 5 साल में। क्योंकि हम लोगों ने ग्रोथ को डिवाइड कर रखा था, हम लोगों ने अपने पूरे टाइम पीरियड को 5 ईयर प्लानिंग के अंदर डिवाइड कर दिया। जैसे हम नहीं करते, जब हम इंडिविजुअल लेवल पे किसी भी चीज को लेकर टारगेट बनाते हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर हम टारगेट बनाते हैं, तो क्या करते हैं हम जनरली अपने एग्जाम्स को लेकर कि हम अपना यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कि हमें मंथ में इतना टॉपिक कवर करना है, ठीक है, एक साल में इतना टॉपिक कवर करना है, ठीक है, तो वीकली हम टारगेट सेट कर लेते हैं, मंथली कर लेते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट ने यहाँ पे 5 ईयर प्लान के अंदर 5 साल के टारगेट सेट कर लिए थे, है ना। अब उस 5 साल के टारगेट में क्या क्या अचीव करना है वो समझते हैं, क्योंकि देखो एक साल अगर हम ग्रोथ पे फोकस करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो टुकड़ों में यहाँ पे ग्रोथ को डिवाइड कर लिया था, वो भी क्या थे टुकड़े, 5-5 साल के टुकड़े थे, और हर एक 5 साल के ग्रोथ जो है वो अलग तरीके से हुई। कभी ग्रोथ रेट जो हमने एस्टिमेट की थी उसके अकॉर्डिंग हुई, कई बार उससे कम हुई, कई बार बहुत ज्यादा हुई। हमने हर एक टाइम पीरियड देखा। एक टाइम पीरियड ऐसे भी था जो मैंने बात करी यहाँ पे, वो टाइम पीरियड था हमारा यहाँ पे जब हमारा देश आजाद हुआ था, कौन सा, वो आजाद होने के बाद 1965 से लेकर 1980, जहां पे हम इकोनॉमिकली डिप्रेशन में चले गए थे सिर्फ इस चीज की वजह से, क्योंकि लगातार वॉर वगैरह हो रहे थे। तो वो एक खराब टाइम पीरियड था। उसके अलावा बाकी सब जो है ठीक रहा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1965 से लेके 1980 अगर हम टाइम पीरियड को छोड़ दें, जहां पे हमारी इकोनॉमी को स्टैग्नेंट हो गई थी, कुछ वॉर लाइक सिचुएशन की वजह से, कुछ फेमाइन्स की वजह से, इसके अलावा बाकी टाइम पीरियड जो हमारा आजादी के बाद काफी बढ़िया रहा, जहां पे हमने काफी अच्छे से पॉलिसीज वगैरह बनाई और काफी अच्छे तरीके से इकोनॉमिकली ग्रो भी किया। अब समझते हैं इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आया, एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज, कि हर एक पर्सन जो है उसके पास एसेंशियल सर्विस होनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं जनरली, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। या फिर हम उसमें 2 पॉइंट और ऐड कर सकता हूं। पहले तो रोटी कपड़ा और मकान जो बिल्कुल बेसिक और एसेंशियल नीड है ना, यानी कि हर एक पर्सन के पास रोटी होनी चाहिए, यानी कि खाने के लिए जो है खाना होना चाहिए, 2 वक्त की रोटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कपड़े होने चाहिए पहनने के लिए, और सर पे छत होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, क्योंकि आज ही हमारे देश में कई करोड़ों लोग, सिर्फ 1-2 नहीं,
नहीं, कई करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये 3 बेसिक नीड्स भी नहीं है। इसके अलावा 2 बेसिक नीड मैं पे और इंक्लूड कर देता हूँ, एक हमारा हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, ठीक है, दूसरा हमारा एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एजुकेशन जो है वो हमारी ग्रोथ में, हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बिना एजुकेशन के, बिना स्किल्स के क्या हमें कोई जॉब प्रोवाइड करेगा? क्या हमें कोई अपना एम्प्लॉइज बनाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। और जब तक हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी हम जो है ग्रोथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिना एम्प्लॉयमेंट के पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो गरीबी रहेगी। तो वो चीज है। तो ये हमारे कुछ होते हैं एसेंशियल सर्विसेज जिसका एक्सेस यहाँ पे गवर्नमेंट ने एंश्योर किया था इस 5 ईयर प्लान के अंदर। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि भाई एम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए बड़े लेवल पे, है ना, यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए एक बड़े लेवल पे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ना अपने आप ही ज्यादातर प्रॉब्लम्स को यहाँ पे खत्म कर देता है, गरीबी को खत्म कर देता है, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। तीसरा वुमेन्स एम्पावरमेंट, यानी कि जो लोग, ठीक है, पहले यहाँ पे जेंडर के बेस पे पार्शियलिटी करते थे या फिर जेंडर के बेस पे इनइक्वालिटी करते थे कि भाई मेल्स को ये काम करना चाहिए, फीमेल्स को ये काम करना चाहिए, तो यानी हर एक एरिया में जो है हमें फीमेल की एम्पावरमेंट रखनी चाहिए। अब तो देखो पार्लियामेंट में भी सीट्स रिजर्व्ड हैं, बहुत सारी जगह पे जो है यहाँ पे क्या है वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि वुमेन जो है वो हर फील्ड में काम कर पा रही है, और यही नहीं काफी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। तो ये क्या है? एक वुमेन एम्पावरमेंट है, और जो कि करना भी चाहिए, ठीक है, ताकि भाई जब कंट्री के अंदर ज्यादातर सब लोग जो काम करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, तो भाई कंट्री की जो इकोनॉमी है वो तो तेजी से ग्रो करेगी। मैं वो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ इस चीज का। मान लो कोई एक फैमिली है, मान लो 2 फैमिली लेते हैं, ए और बी। अब ए में है क्या कि ए में सिर्फ ना मेल पर्सन जो है वो अर्निंग कर रहा है, ठीक है, अब उसकी कोई अर्निंग है, वो भी ये नहीं कि कुछ हाई लेवल की अर्निंग कर रहा है, नॉमिनल लेवल की अर्निंग कर रहा है। एक बी फैमिली है जहां पे दोनों ही अर्निंग कर रहे हैं, मेल भी फीमेल भी, दोनों मिलके अपने घर। अब देखो होगा क्या, जिस फैमिली में सिर्फ मेल अर्निंग कर रहा है, अब बेचारे को ओवर टाइम भी करना पड़ेगा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है ना, पैसा अपना पूरा टाइम काम पे देना पड़ेगा, वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाएगा। फीमेल बेचारी घर में रहेगी, सिर्फ अपना जो काम है हाउस वाइफ का वो करेगी, ठीक है। लेकिन दूसरी फैमिली है वहां पे दोनों जो है दोनों ही वही इनकम जनरेट जो एक मेल करता है, वहां पे वो मेल वही इनकम जनरेट कर रहा है, लेकिन वहां पे दोनों कमा रहे हैं, मेल भी फीमेल भी, ठीक है, दोनों अपने कुछ ना कुछ इनकम का पार्ट लेके आते हैं। तो जो मेल है उसको अपने ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं मारने, ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी, ठीक है, और इनकम भी ज्यादा आ रही है। और जब इनकम ज्यादा आएगी, सिंपल सी बात, आप ये सोचो कि किस फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा होगा, उस परिवार का, है ना। तो ये बेनिफिट है वुमेन एम्पावरमेंट का। मतलब अगर वो दोनों मिले काम कर रहे हैं तो बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, उनके ऊपर अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से क्या होगा, उनकी फैमिली के ग्रो करने के चांस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो समाज है उसने कैसा बना रखा है कि फीमेल्स को यही काम करना चाहिए, मेल्स को यही काम करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। और ज्यादातर क्या है कि लोग ना फिर मेल्स को भी बहुत बुरी नजर से देखने लग जाते हैं, कि जो मेल एक टाइम के पर्टिकुलर एज में हो जाता है, लोग कहते हैं ना कि मेल्स की लाइफ में परेशानियां नहीं होती। अरे भाई कहने वाली बात होती है, कभी एक बार रह के देखो, उस लाइफ में पता लग जाता है। हाँ वो अलग बात है कि हमें बहुत सारी छूट भी मिलती है, ठीक है, कि भाई फैमिली इतनी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती जितनी गर्ल्स के ऊपर होती है। लेकिन मैं ये चीज मानता हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो कहीं ना कहीं मेल्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। मेल्स हमेशा लोगों को कमाता वही अच्छा लगता है, ठीक है। कभी आपने देखा है कि भाई मेल किसी फैमिली में गया हो और वो हाउस हस्बैंड हो? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि वो जनरली क्योंकि इनकम जनरेट करने के लिए ही बनाया गया है। मेल्स को ऐसे लोग नहीं होते, जैसे हम बोलते हैं कि वो एक तरह से एटीएम कार्ड है लोगों के लिए, ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स हो, पेरेंट्स के लिए कम हो, वाइफ हो, ठीक है, या फिर बच्चे हो, तो एज एटीएम मशीन है कि भाई जहां जाओ अपने रिसोर्स के लिए पैसा निकाल लो और बस काम चलाते रहो अपना। तो वो चीज है। तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सिर्फ एक चीज को लेके, क्या, अगर हमें सेक्टर को डेवलप करना है तो, ठीक है, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा लोग डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, विकास पे ध्यान देंगे, तो सिंपल सी बात है विकास तो होगा ही, है ना। तो ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट आया। तो इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, तो ये 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए, सॉरी। 4th पॉइंट में क्या आता है, गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से डिसीजंस ले रही है। यूनिक की इरेशनल बिहेवियर चल रहा है गवर्नमेंट का, पैसों का पता नहीं लग रहा, जैसे कि पाकिस्तान के साथ है। तो आजकल तो भाई इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी भी काफी ज्यादा तगड़ी हो गई है ना, वॉर सिचुएशन भी क्रिएट हो गई थी। तो पाकिस्तान सिचुएशन का वॉर हो भी गया थोड़ा बहुत ही, ठीक है, क्योंकि ज्यादा वॉर करेंगे तो भाई पाकिस्तान रहे बचेगा ही नहीं, तो थोड़ा ही करे वही जरूरी है। तो जो पाकिस्तान है, ठीक है, तो वहां पे किस चीज की प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है पे गुड गवर्नेंस ना होने की। तो हम ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए गुड गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, डिसीजंस अच्छे लिए जाए। हाँ मैं मानता हूं कि हमारे वहां के लोग भी करप्ट है, पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं जो हमारे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो करप्ट है, लेकिन इतने बुरे हालात नहीं थे उस देश में है, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो
गुड गवर्नेंस होने का बेनिफिट ये मिलता है, ये कंट्री जो है कहीं ना कहीं उसके चांस होते हैं ग्रोथ करने के अच्छे लेवल पे। ये हो गया। फिफ्थ में क्या आता है हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट आता है स्किल डेवलपमेंट, कि भाई स्किल हो लोगों के पास, उन्होंने स्किल डेवलप कर रखी हो, तो स्किल डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है। ठीक है, फिर क्या बनता है हमारे पास यहाँ पे सिक्स पॉइंट बनता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो भाई एक अगर मैं इस पॉइंट का ध्यान समझाऊं, स्किल जब तक नहीं होगी तब तक जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल लोग डिग्री के बेस पे जॉब मांगने पहुंच जाते हैं, पर भाई सबको पता है कि चीजें प्राइवेटाइज हो रही हैं, गवर्नमेंट ज्यादा चीजों को प्राइवेटाइज कर रही है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन बड़े लेवल पे हो रहा है, और प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ एक चीज से मतलब होता है, वो होता है किस चीज से, स्किल से, है ना, और किसी से मतलब नहीं होता उन्हें। तो आगे बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट हो गया। फिर क्या आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब हमारे पास अगला पॉइंट आता है वो होता है अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी। अब आते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, यानी कि लोगों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब इक्वालिटी का मतलब क्या है कि सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, ना ही कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ना ही जेंडर के बेस पे होना चाहिए, ना ही रीजन के बेस पे होना चाहिए। हर एक रीजन में प्रॉपर डेवलपमेंट हो, हर एक कास्ट को प्रॉपर फैसिलिटीज मिले, मेल फीमेल सबको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले ग्रोथ करने की, तो हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। फिर सेकंड पॉइंट क्या आता है पॉवर्टी रिडक्शन, कि भाई गरीबी जो काफी बुरी चीज है, कि गरीबी का मतलब ही क्या है, अगर एक कंट्री अपने आप को, जैसे हम ही आपको डेवलपिंग नेशन कहते हैं, तो डेवलपिंग नेशन का मतलब क्या है कि भाई हमारी कंट्री में गरीबी कम से कम होनी चाहिए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कम से कम तो इतना होना चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए उन्हें ना कहीं सैक्रिफाइस ना करना पड़े, उन्हें बेसिक नीड्स जो है प्रॉपर तरीके से मिल पाए। तो हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास क्या है पॉवर्टी रिडक्शन, जो हम जो पॉवर्टी को रिड्यूस कर पा रहे, गरीबी कम कर पा रहे, ये बेनिफिट है यहाँ पे। फिर जो अगला पॉइंट आता है हमारे पास क्या आता है अगले पॉइंट में, अगला पॉइंट जो बनता है वो बनता है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड 12th 5 ईयर प्लान, यानी कि आखिरी 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ जो है किस तरीके का था। ठीक है, तो वो है हमारे पास 2012 से 2017 का टाइम पीरियड, तो वो डिस्कस करते हैं। ये हमारा आखिरी 5 ईयर प्लान था, जो बताया भी मैंने वीडियो स्टार्टिंग में। इसके बाद नीति आयोग आ गया था। ठीक है, तो प्लान आउटलाइंस सेवरल फैक्ट्स ऑफ इंक्लूसिवनेस। और एक फैक्ट बताऊं ना, 5 ईयर प्लान में नीति में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, सिर्फ नाम चेंज कर दिया, क्योंकि जो आजकल हमारी गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी की गवर्नमेंट, वो पता है क्या सोच रही है कि जब हम कुछ चीजों को चेंज करेंगे तो हमारा इतिहास में नाम रहेगा। तो सही बात है। ठीक है, ये 5 ईयर प्लान कब का चला रहा था, कांग्रेस के जमाने का, उस टाइम का चला हुआ था 5 ईयर प्लान। अब इसे चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब इसे नीति आयोग कर दिया। आजकल आप देख रहे होंगे अब जो है हमारा पार्लियामेंट है उसको भी चेंज कर दिया, सेंट्रल विस्टा नया पार्लियामेंट है। ठीक है, तो चीजों को बदलाव लाया जा रहा है ताकि इतिहास में नाम दर्ज रहे कि भाई वो चीज बनाई किसने थी, किस गवर्नमेंट ने बनाई थी, किस प्रधानमंत्री के राज में बनाई गई थी, तो वो चीज। तो इस तरीके से देखो स्ट्रेटजी इतिहास में अमर रहने की, है ना। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, तो प्लान आउटलाइंस सेवरल फैक्ट्स ऑफ इंक्लूसिवनेस। अब कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट्स थे इस टाइम पीरियड के, तो वो हमारे पास क्या है, इंक्लूसिवनेस एज पॉवर्टी आएगा ना यहाँ पे, इंक्लूसिवनेस एज पॉवर्टी रिडक्शन। तो मेन पॉइंट क्या है इस टाइम का भी, पॉवर्टी को कैसे ना कैसे कम से कम किया जाए। तो एंश्योरिंग दैट बेनिफिट्स रीच द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि हर एक पुअरेस्ट पर्सन जो है उसे हर तरह के बेनिफिट्स मिलने चाहिए, खासकर एसेंशियल गुड्स को लेके। यही नहीं, और जो हमारा मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, यानी कि ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लोग तुच्छ मान देते हैं, वैसे तुच्छ कुछ नहीं होता, लेकिन कास्टिज्म के बेस पे जो इतने भेदभाव चलते आ रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन होते थे कि भाई ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का है, ठीक है, मतलब इसकी ऊंची कास्ट है, इसकी बड़ी कास्ट है, इसकी छोटी कास्ट है, उस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसे खत्म किया जाए और हर एक सेक्शन को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मौका मिले, ठीक है, प्रॉपर बेनिफिट्स मिले। तो वो चीज काफी इंपॉर्टेंट थी इस पॉइंट के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या आता है, इंक्लूसिवनेस एज ग्रुप इक्वालिटी। इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखो, बियॉन्ड एड्रेसिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी तो चलो ठीक है हो गया कि अपने गरीबी मिटा दी, लेकिन गरीबी से ज्यादा जरूरी होता है भेदभाव को खत्म करना। ठीक है, मान लो अपने किसी को पैसा दे भी दिया, लेकिन उसकी सोशल लाइफ बिल्कुल फिनिश कर रखे, तो कोई बेनिफिट नहीं है उस पैसे का। तो वही चीज है, तो बियॉन्ड एड्रेसिंग पॉवर्टी, इंक्लूसिवनेस मस्ट आल्सो फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप सच एज शेड्यूल्ड कास्ट। जैसे कि अब हमें कुछ ग्रुप्स जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट जो लोग हैं, एससी हो गए, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी हो गए, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और जो दूसरे बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ओबीसीज, ठीक है, माइनॉरिटीज, वुमेन एंड द डिफरेंटली एबल्ड एंड द अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ठीक है, तो हमें जो है इन
इन सबको जो है प्रॉपर फैसिलिटीज देनी चाहिए। मतलब जिनको मैं ये बोलते हैं ना कि ये बेचारे ये छोटी कास्ट के हैं, फिर शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, ये एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं, ओबीसीज हैं, माइनॉरिटीज हैं, वुमेन हो गए, ठीक है, कि पहले के लोग जो है ना, जैसे कि बहुत सारे ग्रंथ वगैरह थे, अगर आप पढ़ोगे हिस्ट्री में तो, ठीक है, जो वुमेन को काफी तुच्छ मानते थे, ठीक है, तो वो चीजें हमें खत्म करनी है, या फिर जो डिफरेंटली एबल्ड है उसे बेकार तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज और प्रॉपर फैसिलिटीज इनको भी पाने का क्या है, हक है, ठीक है, तो ये चीज है। एंड अदर मार्जिनाइज्ड ग्रुप और या फिर और भी ग्रुप है तो उसको भी यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए। पॉवर्टी रिडक्शन तो एक पॉइंट है, इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी भी तरह से किसी भी चीज को लेके भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, इंक्लूसिवनेस एज रीजनल बैलेंस। अब यहाँ पे रीजनल बैलेंस के पॉइंट का मतलब क्या है कि चाहे कोई सोसाइटी अर्बन हो, चाहे रूरल गांव वगैरह हो, रूरल सोसाइटीज हो, लेकिन डेवलपमेंट हर जगह इक्वली होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज हर जगह होनी चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज है, रीजनल बैलेंस बनाना भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। एंश्योरिंग ऑल स्टेट्स एंड रीजन्स बेनिफिट्स फ्रॉम द ग्रोथ प्रोसेस, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ क्रूशियल एलिमेंट। और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना भी क्या है, हमारा एक क्रूशियल एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, इंक्लूसिवनेस एज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। पहले बात कर चुका हूं, इनइक्वालिटी को भी खत्म करना, लेकिन एक बात है, ये था डिस्क्रिमिनेशन कि भाई ग्रुप इक्वालिटी होनी चाहिए, पर इनइक्वालिटी का मतलब ये भी है कि कई बार पता है क्या होता है, देखो दो चीजें होती हैं, पॉवर्टी के दो मेन रीजन होते हैं, एक तो पॉवर्टी यानी कि सही में गरीबी है, दूसरा इनइक्वालिटी बहुत बड़ा रीजन है पॉवर्टी का। अब इनइक्वालिटी रीजन कैसे पॉवर्टी का वो डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। ये इस तरीके से रीजन है क्योंकि देखो अब मान लो हम बोलते हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इंडिया की जीडीपी राइज कर रही है, नेशनल इनकम राइज कर रहा है इंडिया का लगातार, लेकिन क्या उन रिसोर्सेज का बेनिफिट सब ग्रुप्स को मिल रहा है इक्वली? तो इसी को हम इक्वालिटी बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्या है, इनइक्वालिटी है। यानी कि 90% रिसोर्सेज, या फिर आप ये सोचो कि 80% रिसोर्सेज जो है वो कितने लोगों के पास है, सिर्फ मात्र और मात्र 20% लोगों के पास है, और जो 20% रिसोर्सेज है उस पर बाकी 80% लोग सर्वाइव करें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी तो बोलते हैं। ये भी एक कारण है गरीबी का कि उन कुछ ही अमीर लोगों की वजह से जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ जाती है, जीडीपी बढ़ के दिखाई देती है, नेशनल इनकम बढ़ के दिखाई देती है, लेकिन क्या उसका जो फर्क है क्या वो सब पेपर से में पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता। कुछ लोग अभी बहुत ज्यादा गरीब हैं, ठीक है, तो वो चीज यानी कि इक्वालिटी होनी क्या है, काफी जरूरी है। तो एंश्योरिंग अ ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि एक ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन हो ऑफ बेनिफिट्स और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, चाहे जो भी बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है कि वो सबको मिलना चाहिए, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी सबको मिलनी चाहिए, बट ऑल्सो अबाउट एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन। और यही नहीं, एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट को मोटिवेट भी करना चाहिए, और पार्टिसिपेशन के लिए भी गवर्नमेंट को मोटिवेट करना चाहिए बाकी दूसरे ग्रुप्स को, है ना। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या था, सिक्स्थ पॉइंट वो आता है इंक्लूसिवनेस थ्रू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। इंक्लूसिवनेस किसके जरिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के जरिए, कि भाई एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जो है वो भी चलाना क्या है, काफी जरूरी है, क्योंकि जब तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, जैसे कि इसमें एक प्रोग्राम था मनरेगा जो हमने डिस्कस किया भी था पिछली वीडियो में, कि मनरेगा में हुआ क्या था कि भाई ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसके जरिए गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रही थी कि लोगों के पास रोजगार हो, जिनको रोजगार चाहिए उनके पास रोजगार हो, और अगर उनके पास रोजगार गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रही तो उन्हें कम से कम मतलब 100 डेज का तो रोजगार देगी, या फिर 100 डेज का जो है क्या देगी, वेज प्रोवाइड करेगी, ताकि अपनी फैमिली को सर्वाइव करवा पाए। तो वही प्रोग्राम था, तो इंक्लूसिव थ्रू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। इसके बाद की फीचर्स और डायमेंशंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, कुछ की फीचर्स भी हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के। जैसे पहला पॉइंट क्या आया, अ लॉन्ग टर्म विजन एम्ड एट अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि एक लॉन्ग टर्म विजन है किस चीज को लेके कि हम अचीव कर पाएंगे सस्टेनेबल ग्रोथ। क्योंकि ग्रोथ तो हो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल ग्रोथ का होना। मतलब ये क्यों, क्योंकि सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब ये होता है यहाँ पे कि ग्रोथ जो है उसका बेनिफिट आज की जनरेशन को भी मिलेगा और आने वाले फ्यूचर की जनरेशन को भी मिलेगा। यानी कि ग्रोथ ऐसा ना हो कि हम लोग एनवायरमेंट के हर एक रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, पॉल्यूशन पूरे एनवायरमेंट में फैला रखा है, डिग्रेड कर दिया एनवायरमेंट को, ठीक है। तो ऐसे ग्रोथ का कोई बेनिफिट नहीं है। ग्रोथ ऐसा हो कि वो ग्राफ लगातार धीरे धीरे ऊपर ही उठता चला जाए। एक तो वही बात होगी एक बच्चे के लिए, चाहे मैं इसको एक बच्चे एग्जांपल दूं। अब एक बच्चा क्या बोल रहा है कि भाई एक होता है ना बात कंसिस्टेंसी की, वो नहीं मेंटेन कर पा रहा। सपोज करो उससे बोला कि आज तो तेरा भाई उठेगा, चीर फाड़ देगा, एग्जाम में 12 घंटे पढ़ेगा, 18 घंटे पढ़ेगा, है ना। जैसे मैं भी देखता हूँ अपने चैनल के एनालिटिक्स को, जैसे एग्जाम आते एक दिन पहले व्यूज हो जाते हैं बिल्कुल पीक पे कि भाई आज सब पढ़ने बैठ गए हैं, 18 घंटे पढ़ेंगे, 20 घंटे पढ़ेंगे, और जैसे निकल गए कल ठप सब कुछ,
ठीक है। तो वही सेम चीज है कि जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, वो लगातार उसका ग्राफ धीरे धीरे बढ़े लेकिन ऊपर बढ़ना चाहिए, यानी कि एकदम ऊपर गया फिर तुरंत नीचे आ गया। ऐसी ग्रोथ का बेनिफिट जो है वो कभी भी इकोनॉमी के अंदर नहीं मिलता है। तो वही चीज है अ लॉन्ग टर्म विजन एम्ड, यानी कि लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए ग्रोथ का कि लॉन्ग टर्म में कितना अचीव कर रहे हैं। क्योंकि अब बात है लॉन्ग टर्म विजन क्यों होता है भाई, लॉन्ग टर्म विजन सबके आता है, एक कंट्री का भी लॉन्ग टर्म विजन हो सकता है, एक पर्सन का भी, एक इंडिविजुअल का भी लॉन्ग टर्म विजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में ना फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको फिक्स है तो आप उसे शॉर्ट टर्म की परेशानी से निकाल के लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर लोगे। तो इसलिए लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत जरूरी है, एम एट अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ, वो भी खासकर सस्टेनेबल ग्रोथ को लेके। दूसरा, ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ दैट स्पैन्स अक्रॉस ऑल सेक्टर टू प्रमोट इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। देखो अब हम क्या बोलते हैं कि हम जो है इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस ग्रोथ का पार्ट है इस टाइम पे। अनबैलेंस ग्रोथ क्यों है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी के भाई जैसे हमने सुना ना ट्राइपॉड, तीन उस पे खड़ा होता है, तीन डंडों पे, ऐसे ही हमारी इकोनॉमी तीन मेन सेक्टर पे खड़ी है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल, ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, टर्सरी सर्विस सेक्टर। लेकिन हमारे वहां पहले और तीसरा तो काफी अच्छे से ग्रोथ कर चुका है, यानी कि एग्रीकल्चरल काफी बड़े लेवल पे ग्रोथ कर चुका है, ठीक है, सर्विस सेक्टर काफी बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। लेकिन इंडस्ट्रीज कहां गायब हैं? जब तक इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाएंगे हम ग्रोथ नहीं कर सकते। इसलिए उसने क्या बोला यहाँ पे इस पॉइंट में, क्या बोला? ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ दैट स्पेन्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स टू प्रमोट इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि हर एक सेक्टर जो है ना वो प्रॉपर्ली ग्रो होना चाहिए। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि लोगों को जो काम पसंद है, लोगों को एग्रीकल्चर में जाना है वो खेती कर सकते हैं, सर्विस में जाना है सर्विस दे सकते हैं, ठीक है, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में जाना है तो इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होना काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या आता है? इंक्लूसिविटी इन रिलेशन टू द लार्ज लेबर फोर्स एंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू मार्केट्स, यानी कि तो जो लार्ज लेबर फोर्स है उसके पास क्या होना चाहिए? एंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस, मतलब मार्केट का पूरा एक्सेस होना चाहिए, रिसोर्स का पूरा एक्सेस होना चाहिए, एंड फेयर एनवायरनमेंट होना चाहिए काम करने का। फॉर एनवायरनमेंट सिर्फ काम करने का नहीं, फॉर ट्रेड एंड बिजनेस, ट्रेड करने का भी, बिजनेस करने का भी, है ना। फेयर एनवायरनमेंट, ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी क्या होता हो, डिस्क्रिमिनेशन होता हो, ठीक है, अलग अलग फर्म्स के बीच में, अलग अलग इंडस्ट्रीज के बीच में, अलग अलग पीपल्स के बीच में, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा काम करने का, तो सिंपल मतलब लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि पहले होता भी था, क्योंकि ये इस सारे जो कास्ट ये सब क्यों बनाए गए, ये एससी एसटी ये सब क्या था? ये सब काम के बेस पे तो थे। इससे पहले बोलते ना कि 4 किस्म के काम है, आपने सुना होगा, ठीक है, हमारे वेदों के अंदर, ठीक है, तो वो सब चीजें, तो जिसमें हमारे क्या होते थे, कुछ लोग क्षत्रिय होते थे, कुछ लोग भाई क्या बोलते ब्राह्मण होते थे जिनका काम पढ़ाने का होता था, ठीक है, कुछ शूद्र होते थे, ऐसे कुछ वैश्य होते थे, अलग अलग प्रकार के लोग थे, 4 ग्रुप में काम बटे हुए थे। तो वही सब चीजें यहाँ पे हैं कि भाई काम के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर जैसी एबिलिटी है वैसा काम मिल रहा है, ठीक है, एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका काम डिसाइड होना चाहिए, ना कि वो किस कास्ट में पैदा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका काम डिसाइड होना चाहिए। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट बनती है यहाँ पे कि ट्रेड और बिजनेस के लिए फेयर एनवायरनमेंट हो और डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का ना हो। फिर क्या आता है 4th पॉइंट में, एम्फेसिस ऑन बोथ द पेस एंड पैटर्न ऑफ ग्रोथ, ठीक है, तो एम्फेसिस ऑन द बोथ एंड पेस एंड पैटर्न। अब ग्रोथ का तो पैटर्न है और जो पेस है तरीका है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो फिर वही बोलूंगा कि ग्रोथ एकदम से पीक पे गया फिर वापस नीचे आना शुरू हो गया। ग्रोथ ऐसा करो कि उसे आप सस्टेन कराओ फ्यूचर में, धीरे धीरे उसे और भी ज्यादा ग्रोथ दिलवा पाओ। फिर 5th पॉइंट क्या आता है? एक्सपेक्टेड आउटकम्स इंक्लूड जॉब क्रिएशन एंड इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे बड़ी बात कि भाई हमें जो है एक्सपेक्टेड आउटकम पता होना चाहिए, खासकर जॉब क्रिएशन को लेके, कि भाई जब हम ग्रोथ करेंगे उसमें जॉब क्रिएशन कितनी होगी, यानी कि जॉब क्रिएशन यानी कि एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इंक्लूसिव ग्रोथ का। इसके अलावा इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यही नहीं, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्विटेबल होना चाहिए। बात की ना मैंने इनइक्वालिटी के ऊपर कि भाई ज्यादातर लोग जो है इंडिया मान लो डेवलपिंग नेशन में आ रहा है, लेकिन आज हमारे देश में कुछ लोग इतने अमीर हैं जिनके पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, कुछ इतने गरीब हैं जिनके पास रहने तक के लिए अपने सर के ऊपर छत भी नहीं है, फुटपाथ पे सोते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है। तो वही चीजें हैं। तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स इंक्लूड जॉब क्रिएशन, तो भाई जॉब क्रिएशन जो है वो अच्छे तरीके से, और दूसरी बात इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ताकि रिसोर्सेज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अपॉर्चुनिटीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मतलब कम से कम इतना गैप तो ना हो जितना इंडिया में है कि कुछ रिसोर्सेज जो है उस पर जैसे लोग सर्वाइव कर रहे हैं और बाकी सब रिसोर्सेज सिर्फ कुछ लोग, कुछ चुनिंदा लोग हैं ने एक्यूमुलेट कर रखा है, ठीक है। 6th पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे? अ होलिस्टिक अप्रोच दैट अलाइंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रो पुअर ग्रोथ।
अब ये क्या है, एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए दैट अलाइंस विद प्रिंसिपल्स ऑफ प्रो पुअर ग्रोथ, यानी कि एक सही तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए, खासकर पुअर पीपल्स की ग्रोथ होनी चाहिए। अब इक्वालिटी के अंदर क्या आता है, देखो इक्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट है, और इक्वालिटी में हर तरह की इक्वालिटी आती है कि भाई किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना हो अगर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है तो। इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो क्या, एक तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एक्सेस टू मार्केट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो मार्केट्स को लेके, रिसोर्सेज को लेके, एंड अनबाइज्ड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, और यही नहीं एक अनबाइज्ड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी हो। क्योंकि देखो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट मतलब क्या है कि जो रेगुलेशंस करते हैं, ठीक है, और अनबाइज्ड होने का मतलब क्या है कि वो भेदभाव नहीं करते किसी भी तरह का। दूसरा जेंडर इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है, यानी कि मेल फीमेल के बीच में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो मैं बात कर चुका हूं वुमेन एम्पावरमेंट वाले पॉइंट में, ठीक है। तो वीडियो हमारे यहाँ पे रोक की जाती है ना, वीडियो का टॉपिक खत्म हो चुका है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों को एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। और जिन बच्चों को नोट्स लेनी है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं, और कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।